हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीवन की निरंतरता चैप्टर जो कि क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे और इससे तुम लोगों के एग्ज़ाम में 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जीवन की निरंतरता, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? कोशिका से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कोशिका के बारे में जानेंगे। ऐसे हम लोग क्लास 9 में तो कोशिका को डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। कोशिका हम लोग जानते हैं जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की। रचनात्मक मतलब जीवन की जो रचना हुई है, कोई भी जीव की संरचना हुई है वो कोशिका के द्वारा ही हुआ है, चाहे जीव एक कोशिका का हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सभी की रचना कोशिका के द्वारा हुई है। और कार्यात्मक मीन्स जितने भी जैविक क्रियाएं हैं, जीवन संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं वो कोशिका के अंदर ही होती है। इसलिए कोशिका को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई के रूप में हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसके पहले भी पढ़े हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग जीवन की निरंतरता के बारे में, कंटिन्यूटी क्योंकि कोई भी जीव है उसका शुरुआत एक कोशिका से होता है। एक कोशिकीय जीव तो एक ही कोशिका के बने हैं, उनमें तो कोई विभाजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनका शरीर बहुकोशिकाओं का बना हुआ है वो क्या करते हैं, एक कोशिका डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4 और इस तरह से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। ये बहुकोशिकीय जीव जो है वो एक संपूर्ण जीव, एक मैच्योर जीव या एडल्ट अवस्था में, जो वयस्क अवस्था होती है उसमें ये प्रजनन क्रिया करते हैं। प्रजनन क्रिया करने से ये एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो जब नए जीव की उत्पत्ति होती है वहाँ भी स्टार्टिंग जो होता है वो एक ही कोशिका से होता है, जिसको कि जाइगोट बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक कोशिका से शुरुआत हुआ, बहुकोशिकाएं बनी, जीव का निर्माण हुआ और जीव फिर प्रजनन क्रिया द्वारा पुनः एक कोशिका का नया जीव तैयार किया। तो ये जीवन की निरंतर क्रिया जो है, कंटिन्यू जो चल रही है, इसमें मेनली हम लोग 2 चीज़ देखते हैं। एक है कोशिका विभाजन, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का बनना, और दूसरा है कि प्रजनन क्रिया द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करना, नहीं तो जीवन क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये 2 क्रियाओं को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फर्स्ट है कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न और दूसरा क्या है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन क्रिया। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो हम लोग एक एक बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका का स्ट्रक्चर थोड़ा जानना ज़रूरी है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जिसके बारे में उसका डिफरेंस तुम लोगों को अलग से दे दूँगी, उसमें तुम लोग नोट कर लेना, पढ़ लेना। अभी हम लोग यहाँ पे एक पूर्ण विकसित कोशिका या एक यूकैरियोटिक कोशिका के विभाजन में के बारे में और उससे संबंधित स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। तो एक पूर्ण कोशिका इस प्रकार की होती है जिसमें आगे भी हम लोग पढ़े हैं, बीच में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य को घेरने वाली झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देंगे। तो न्यूक्लियस में मेनली 4 स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो है फर्स्ट जो है ये आउटर बाउंड्री जो न्यूक्लियस का, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली का होता है, देख रहे हो यहाँ 2 लाइन से दिखाया हुआ है, दोहरी झिल्ली होती है। और ये झिल्ली बीच बीच से इसमें पोर होता है, छिद्र होता है, जिससे पदार्थों का आवागमन इसमें बना हुआ रहता है। दूसरा जो है वो न्यूक्लियोलस, ये एक जो गोल देख रहे हो रचना, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका इसको बोलते हैं। ये एक गोलाकार आकृति है इसमें राइबोसोम का संश्लेषण होता है, जिसके कारण
इसमें राइबोसोम घने रूप से भरा होता है और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण क्रिया के लिए ज़रूरी है। और इसके अंदर क्या संरचना देखते हैं, यहाँ पे जो डॉट डॉट देख रहे हो इसके अंदर, जैसे यहाँ पे कोशिका द्रव भरा होता है, इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव भरा हुआ रहता है और ये एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो देख रहे हो ब्लू कलर से इस तरह से जालनुमा रचना, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। जब ये कोशिका, ये ऐसे बहुत फाइबर जैसा पतला जाल जैसा संरचना बनाता है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है उस समय इन्हीं क्रोमेटिन नेटवर्क के द्वारा ये क्रोमेटिन नेटवर्क कॉन्डेंस होके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जो हम लोगों के कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इन्हीं क्रोमोसोम के कारण माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, बच्चों में जाते हैं। तो ये हम लोगों का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियस के बाहर जो कोशिका द्रव्य है, इसमें भी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें झिल्लियों से घिरे हुए खूब अच्छे से संगठित कोशिकांग पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। इन सब का भी कोशिका विभाजन में महत्व होता है, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय इनका भी रोल होता है, खास करके क्रोमोसोम का स्पिंडल बनाने के लिए। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्रोमोसोम का निर्माण में जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये काम करता है। तो क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले पता लगाया था स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में। और क्रोमोसोम इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि क्रोमो मीन्स कलर्ड, रंगीन, और सोमा मीन्स बॉडीज़। ये एक, इसको अगर किसी उपयुक्त कलर से इसको अगर डाई किया जाता है, रंग किया जाता है, तो ये रंगीन बन जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमोसोमा यानी कलर्ड बॉडी दिया गया है। और क्रोमोसोम इसका नाम किसने दिया है? वॉल्डेयर ने 1918 में। तो किसी खास जाति में ये जो क्रोमोसोम है ये किसी खास जाति में निश्चित संख्या में, अलग अलग संख्या में होते हैं। जैसे हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग्स में, और ये हमेशा जोड़े में ही पाया जाता है, सिंगल नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों के ह्यूमन बीइंग्स में ये 23 पेयर्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डॉग में, कुत्ता में 39 पेयर्स, सब में अलग अलग संख्या इनकी होती है। और ये याद रखोगे कि ये हमेशा पेयर्स में, जोड़ा में पाया जाता है, अकेले नहीं। तो मॉस्किटो में, मच्छर में 3 पेयर्स, गेहूं में, वीट में 21 पेयर्स, टमाटर में 12 पेयर्स। तो अलग अलग जाति के न्यूक्लियस में अलग अलग संख्या में ये पेयर में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम लोगों के शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक है शारीरिक कोशिका जिसको हम लोग सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, और दूसरी है जनन कोशिकाएं जिसको हम लोग जर्म या रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। तो दोनों अभी हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या में अंतर होता है। जो सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या हमेशा जोड़े में, और इसको हम लोग डिप्लॉयड या द्विगुणित संख्या 2n के रूप में दिखाते हैं। यहाँ देख रहे हो, मैं बना के भी दिखाई हूँ, ये 2 हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। लेकिन जो जर्म सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, जिनका काम प्रजनन क्रिया में मदद करना है, प्रजनन क्रिया में ये सेल्स भाग लेते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी अगुणित होती है, जिसको हम लोग हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम n के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ देखो, मैं एक ही क्रोमोसोम दिखाई हूँ, यहाँ पे पेयर है, तो ये पेयर में पाए जाएंगे और ये आधी संख्या में यानी सिंगल में दिखाई देते हैं। तो ये जो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम हर दृष्टि से सदृश होते हैं, मीन्स एक समान होते हैं,
और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि एक दूसरे से समानता दिखाते हैं इसलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अभी हम लोग ह्यूमन्स बीइंग में देखेंगे, मनुष्य में ये कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य के कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। और 23 जोड़ी मीन्स कितना हुआ, 46। अगर सिंगल पूछेगा, कभी कभी तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि कितना जोड़ा, या फिर ऐसा क्वेश्चन देता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि कितने क्रोमोसोम। तो अगर कितने क्रोमोसोम क्वेश्चन होगा तो उसमें 46 लिखोगे, और अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ा जो है वो शारीरिक रचना करते हैं। 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो है वो शारीरिक रचना और शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। और बाकी जो एक जोड़ा क्रोमोसोम है, यानी 2 क्रोमोसोम, वो सेक्स क्रोमोसोम या लैंगिक क्रोमोसोम उनको बोलते हैं। और ये जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो शारीरिक रचना और क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये एक समान नहीं होते। जो ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य में, मेल में XY, जो नर है उसमें XY, और फीमेल में XX, मादा में XX, और इनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 22 जोड़ी, 22 पेयर प्लस XX जो है वो मादा फीमेल में, और 22 पेयर और XY जो है वो नर में। इस तरह से क्रोमोसोम का संख्या मनुष्य में पाई जाती है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के बारे में अन्य जानकारी लेंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे दूसरे वीडियो में करेंगे।